अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चे, आज के दिन हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का ये जो टॉपिक है बेसिकली एक चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज के जो बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 के उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेसिकली सबसे पहले जो टर्म है दैट इज मोमेंटम। हमें इस टॉपिक में इन्वॉल्व होने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम का वर्ड जो है वो क्या हमें बता रहा है। तो मोमेंटम अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हम कहेंगे कि किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम बन जाता है। और मोमेंटम जो है वो बेसिकली इसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक का मास कंपैरेटिवली कम है और एक का मास कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों सेम स्पीड के साथ जा रही हैं तो क्लियरली जिसका मास ज्यादा है वो बेसिकली डेंजरसली हिट कर सकती है किसी चीज को ज्यादा बुरे तरीके से। और इसी तरह से अगर दोनों गाड़ियों का मास सेम है लेकिन एक की स्पीड ज्यादा एक की स्पीड कम है, तो हमारे पास ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज्यादा है जिस गाड़ी की, वो ज्यादा डेंजरसली आपको जो है वो अफेक्ट कर सकती है। अगर कोलिजन हो जाए, अगर आपको हिट कर जाए वो गाड़ी, उस केस में। यानी इन शॉर्ट क्वालिटी ऑफ मोशन हमें मोमेंटम बताता है। यानी ये बताता है कि किस तरह से आपको जो है, अगर इंटरेक्शन होता है, अगर आप कोलाइड कर जाते हो किसी मूविंग बॉडी के साथ, तो वो किस तरह से आपकी बॉडी को या किस तरह से वो आप पे इम्पैक्ट असर किस तरह से डाल सकता है। तो बेसिकली हमें मोमेंटम, आज हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ना है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक स्टेटमेंट से। इसको जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से इसको लिखा गया है कि हमारे पास किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहता है। मोमेंटम अभी बता चुकी हूँ मैं कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली मोमेंटम कहलाता है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जब किसी वेक्टर को कह रहे हो कि वो कांस्टेंट रहता है, तो फ्रॉम द लास्ट लेक्चर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड बोथ शुड रिमेन कांस्टेंट, दोनों को कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बेसिकली क्या मैं बता रही थी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी फॉर एग्जांपल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई सी दो बॉडीज टकराती हैं तो उनका टकराने से पहले का जो मोमेंटम है और जो टकराने के बाद वाला मोमेंटम है उनका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कि अगर आप ये कह रहे हो ना कि मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा, सेम रहना, तो इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। यानी कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने पी, चूंकि मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिकली या सिंबल वाइज, आप मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। टोटल मोमेंटम के बारे में बात करनी थी तो मैंने उसके सबस्क्रिप्ट में बच्चे टोटल लिखा हुआ है। एक एरो लगाने का मतलब है कि एक वेक्टर है। टोटल मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चीज आप बात कर रहे हो, ये सारी की सारी बात जो है वो तब एप्लीकेबल है जब आपका सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। अब बजाय इसके कि हम लोग इसको आइसोलेटेड सिस्टम को मजीद आगे जाएं, उससे पहले हमें चाहिए कि हम आइसोलेटेड सिस्टम को एक बार डिस्कस कर लें। तो बच्चे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जनरली बच्चे ये आइडियल केसेस में होता है। आइडियल केसेस यानी जो परफेक्ट होते हैं, जिसमें कोई भी बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप बात करोगे ना, तो ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप ये इमेजिन कर लेते हो कि अगर सिस्टम के, किसी भी सिस्टम के अंदर वाली जो इंटरेक्शंस हैं, अगर वो इतनी ज्यादा हैं कि बाहर वाली इंटरेक्शंस को, जो बाहर वाली फोर्सेस हैं, उनको उसके मुकाबले में इग्नोर किया जा सकता है, तो आप फिर उस सिस्टम को आइसोलेटेड कह देते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है, सिस्टम ऑन इच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट के, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और ये आइडियल केसेस है जनरली, ठीक है।
और अगर हम प्रैक्टिकल केस में बात करें तो अभी बात हुई कि इफ द इंटरनल इंटरेक्शंस आर सो मच ग्रेटर कि आप एक्सटर्नल इंटरेक्शंस को जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हो, तो फिर ऐसे सिस्टम को भी आप आइसोलेटेड कह सकते हो। इसके एग्जांपल में बात करते हुए क्या है कि एक जैसे आपके पास परफ्यूम बॉटल है, अगर उसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्लूड मतलब बंद है उसके अंदर ऑब्वियसली, और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आप बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी, उनके टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो इसलिए कि टेम्परेचर को उसने कहा है कि कांस्टेंट रखें। तो उसने कहा है कि एक ऐसा वेसल जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बंद हो और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो ऐसे सिस्टम को भी हम आइसोलेटेड कह देते हैं, यानी ये जनरली उसकी एक एग्जांपल है। अब हम स्टार्ट करने लगे अपनी वो बात प्रूव करना कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, वंस अगेन आइसोलेटेड सिस्टम बच्चे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी बाहर से फोर्स इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, कोई भी बाहर से फोर्स उस सिस्टम पे एक्ट ना कर रही हो। तो सिंपली हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लेना है और हमने ये बात प्रूव करनी है कि उसका मोमेंटम, उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं बच्चे, जैसा कि आपको ये डायग्राम्स नजर आ रही हैं। इन डायग्राम्स में मैंने सिंपली दो मैसेज ली हैं, दो बॉल्स ली हैं, एक बॉल का मास m1 है और दूसरे बॉल का मास m2 है। एक बॉल जो है वो वेलोसिटी v1 से, क्योंकि दोनों मूविंग है तो एक ही वेलोसिटी, लेट से जो m1 मास वाला है उसकी वेलोसिटी v1 है, और जो m2 मास वाला बॉल है उसकी वेलोसिटी v2 है, और दोनों के दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो पहले केस में मैंने सिर्फ ये वाली जो पहला जो एक्सप्लेनेशन है बच्चे, उसमें मैंने सिर्फ इस पोर्शन के बारे में, बिफोर कोलिजन वाली एग्जाम डायग्राम के बारे में डिस्कस किया है कि आपने आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, दो स्मूथ स्मूथ यानी उनकी सरफेस रफ ना हो, हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स, इंटरेक्टिंग बॉल से मुराद ये है कि जिनका जो आपस में कलाइड कर सकती हूँ, और उनके मैसेज, एक का m1 मैस है और एक का m2 मैस है, और वो एक v1 वेलोसिटी से और एक v2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, और सेम स्ट्रेट लाइन में एक सीधी लाइन में मूव कर रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब देखें, ये कोलिजन से पहले क्या डायग्राम है। अब जब कोलिजन होगा तो आपको पता है टकराना इनका सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी v1, ये जो मैस m1 की वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी अगर v2 से ज्यादा हो। अब जब ये टकराएंगे तो पुत्र, जब भी कोलिजन होता है ना, तो हमेशा एक बॉडी दूसरी पर और दूसरी बॉडी पहले पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करती है। लेट्स से m1 ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की F, और इन रिटर्न एज अ रिएक्शन कह लें कि m2 ने एक फोर्स F प्राइम जो है वो m1 पर जो है वो क्या की, अप्लाई की, या एक को एक्शन कह लें, एक को एक्शन फोर्स कह लें और एक को रिएक्शन फोर्स कह लें। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑल्सो एक और चीज याद रखिएगा उसके बारे में कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कभी भी सेम बॉडी पर अप्लाई नहीं होती। अब चूंकि कोलिजन से पहले की बात हो गई है तो कोलिजन के बाद की भी बात कर लेते हैं कि अगर जब ये दो बॉल्स टकराई तो टकराने के बाद जो m1 वाली बॉल है जिसका मास m1 था, वो वेलोसिटी, अब उसकी जाहिर सी बात है टकराने के बाद चेंज हो गई होगी, उसका चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने v1 प्राइम उसकी वेलोसिटी को कह दिया। और इसी तरह से जो m2 मास वाली बॉल है उसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, तो उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसकी वेलोसिटी को v2 प्राइम कह दिया। पहले इसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले v1 थी, और m2 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले v2 थी। अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम, और अभी भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बच्चे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो प्लीज काइंडली डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। अब मैथमेटिकली हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप इम्पल्स, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि इम्पल्स कहते हैं कि व्हेन अ लार्ज फोर्स, जब एक बहुत बड़ी फोर्स एक्ट करे किसी भी बॉडी पर फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, जैसे हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं, जैसे हम बैट से किसी बॉल को हिट करते हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही होती है लेकिन वो बहुत लार्ज फोर्स होती है। तो उस केस में हम कहते हैं इम्पल्स है, उस चीज को हम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को हम कहते हैं कि इम्पल्स है वो, ठीक है। और एक और चीज, इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के, इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के बाद
आपकी वेलोसिटीज चेंज करती हैं, ऑब्वियसली मैसेज तो चेंज नहीं करती, वेलोसिटीज चेंज चुके हो जाती हैं फोर्स अप्लाई करने की वजह से, फोर्स अप्लाई होने की वजह से, तो हम कहते हैं कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम का बायस बनता है। तो चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि इस केस में ये जो फोर्सेस हैं ये बॉल्स पर एक्ट की हैं, और बॉल्स पर एक्ट करने के बाद यहाँ पर उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, आफ्टर कोलिजन चेंज हो गई हैं। तो हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ एम मैस M1 निकालने लगे हैं। वो कैसे बच्चे? अभी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो हम इम्पल्स अगर हम देखें फर्स्ट बॉल का, तो जरा गौर करें, इस केस में फर्स्ट बॉल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एफ प्राइम है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एफ प्राइम लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टी से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। किसके बराबर है इम्पल्स? इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम के। तो मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन क्या था? आफ्टर कोलिजन जरा M1 को देखें। M1 के बारे में चूंकि बात हो रही है तो अभी हम M1 को डिस्कस करेंगे सिर्फ। M1 मोमेंटम सिंपली क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा M1 एंड दिस इज V1 प्राइम। ये फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का माइनस इनिशियल मोमेंटम। जरा गौर करें, इस केस में बिफोर कोलिजन इसका मास M1 था और इसकी वेलोसिटी सिंपली V1 थी। तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ऑब्वियसली जैसे एक फोर्स एक हमारे पास M1 पर एक्ट की थी, इसी तरह से एक फोर्स जो है वो M2 पर एक्ट की थी। तो चेंज इन मोमेंटम ऑब्वियसली उस केस में भी हुआ होगा। तो उस केस में चूंकि फोर्स F थी मल्टीप्लाइड बाय टाइम T, दिस इज इम्पल्स किसके इक्वल है? इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम के। फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉल का अगर हम गौर करें आफ्टर कोलिजन, तो वो था M2 मल्टीप्लाइड बाय V2 प्राइम, और इसी तरह से बिफोर कोलिजन था M2 मल्टीप्लाइड बाय V2। तो हमने इन फाइनल और इनिशियल मोमेंटम्स को माइनस कर दिया, इसको हमने कह लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम चूंकि इनको ऐड अप करेंगे क्योंकि हमें ओवरऑल मोमेंटम को देखना है कि क्या कंजर्व रहता है कि नहीं, तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। बच्चे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, एफ प्राइम मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय टी। अब यहाँ पर एफ के ऊपर एरो है लेकिन टी के ऊपर एरो नहीं है, क्योंकि टाइम स्केलर और एफ जो है यानी फोर्स वो एक वेक्टर है, तो वेक्टर्स के ऊपर नॉर्मली आप एरो रखते हो। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस द राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड इसकी आ गई प्लस सेकंड इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड आ गई। ये एज इट इज आ गया। टी मैंने इस तरफ से बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से मैंने टी चूंकि दोनों में था, टी को कॉमन लिया, अंदर बच गया एफ प्राइम प्लस एफ एक मल्टीप्लाइड बाय टी किसके बराबर आ गया? बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको कह लिया। अब बच्चे एज हमने जब कोलिजन वाली बॉल्स के बारे में यहाँ पर बात की थी, तो मैंने आप लोगों को ये मेंशन किया था कि इनमें से एक फोर्स एक्शन फोर्स है और एक फोर्स रिएक्शन फोर्स है। तो यहाँ पर वो बेसिकली उसी बात के बारे में कहता है कि सिंस एक्शन फोर्स जो कि F है इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स F प्राइम, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इनकी बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो अगर हम इस चीज को पुट करें, तो जनरली पुत्र अगर तुम लोग ऐसे नहीं भी पुट करना चाह रहे तो तुम लोग एक चीज यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि माइनस एफ को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस एफ हो जाएगा, एफ प्राइम प्लस एफ किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। एक तो तुम लोग ये चीज कर सकते हो कि डायरेक्टली इसकी जगह 0 पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर। ठीक है, दूसरा काम तुम लोग ये कर सकते हो कि एफ प्राइम की जगह पे माइनस एफ पुट कर दो प्लस एफ एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय टी, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। माइनस एफ प्लस एफ ऑब्वियसली सेम क्वांटिटीज हैं, दोनों के साथ एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, दो वेक्टर्स जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो रिजल्ट में एक वेक्टर ही जनरेट होगा। तो बेसिकली ये नल वेक्टर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, चूंकि टाइम से वो मल्टीप्लाई होगा, टाइम एक नंबर है सिंपली, तो वो 0 मैग्नीट्यूड है उसका, तो बच्चे वो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही एज अ रिजल्ट देगा। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स थे ना, हम लोगों ने उनको एक तरफ ले, नेगेटिव क्वांटिटीज थी उनको एक तरफ ले लिया, और जो पॉजिटिव क्वांटिटीज थी उनको एक तरफ ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ना ये वाला जो मोमेंटम था ना M1 V1, ये तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है और ये कोलिजन से पहले वाला है। और M2 V2 जो है ना, ये वाली क्वांटिटी सेकंड बॉल का मोमेंटम है और ये कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आ गया। अब प्राइम जहां पर वेलोसिटीज पे आ रहा है ना, वहां पे आप लोगों को क्लियर कट हो जाना चाहिए कि प्राइम वेलोसिटीज पे आ गया, इसका मतलब है ये आफ्टर कोलिजन वाली बात है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट बॉल का m1 v1 प्राइम, ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और ये सेकंड बॉल का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन विच इज m2v2 प्राइम। दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम कहेंगे इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आप इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन ये प्रूव कर रही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन एक ऐसे सिस्टम के लिए जो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो। क्योंकि हमने ये सारी बात करने से पहले ये बता दिया है कि हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, तो मैंने कह दिया कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम क्या रहा है, जीरो रहा है। ठीक है, सो वो कहता है द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉल्स इज जीरो। लेकिन पॉसिबल है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, तो फिर उसके लिए क्या करना है बच्चे, अगर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखिएगा कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर एक्शन फोर्स लग रही है तो उस ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद होगा जिसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लग रही है। इसका मतलब है कि अगर एक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जा रही है तो रिएक्शन फोर्स बी वाला ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो एज अ होल उस केस में भी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ होल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी किसी तरह से भी मोमेंटम जो है वो उसकी कंजर्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ग्रुप की फॉर्म में भी हम बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, इन शॉर्ट, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब एक चीज तो हमारी हो गई है सॉर्ट आउट, इसको इसी तरह से प्रेजेंट करना है जिस तरह से ये मेंशन्ड है। कोशिश कीजिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक को रीड कीजिएगा। मैक्सिमम इसमें से जो डाटा है वो मैंने टेक्स्ट बुक से पिक किया है। जो टेक्स्ट बुक वाला लास्ट वाला पोर्शन है उसमें आपको फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा, इवन एक्सप्लेनेशन आपकी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, हेडिंग्स का देख लीजिएगा। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो प्लीज काइंडली इस पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अब एक्सरसाइज का, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स फॉर अ गिवन टाइम एंड स्टेट ऑफ लॉ, स्टेट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सिंपली इधर ना आपको क्या करना है कि आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसके ऊपर आप कुछ फोर्स अप्लाई करें। तो आपने स्टार्ट किया, आपने कहा कि जब एक फोर्स किसी बॉडी जिसका मास m है उसके ऊपर एक्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करती है। लेट से वी आई पहले उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है वी एफ, और उसको जो टाइम लगा है वो टाइम टी लगा है। ठीक है, जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज हुई है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। तो हमने लिख लिया कि एक्सेलरेशन क्या होगी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ, वी आई और ए के ऊपर एरोज हैं क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। अब हमें न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक पता है कि एफ किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है। ए की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो एम मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एम को ऊपर दोनों क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। बच्चे एम वी एफ अगर आप देखो एम मल्टीप्लाइड बाय वी एफ तो ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। ठीक है, और एम वी आई वंस अगेन मोमेंटम है, लेकिन वी आई के अकॉर्डिंग ये इनिशियल मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो फोर्स किसके इक्वल आ गए, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ को अगर एफ इज इक्वल टू एम ए को ऑब्वियसली आपने इस फॉर्म में लिखा है तो आप कहोगे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स विच इज द न्यूटन स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे आपने दोनों चीजें कर ली, आपने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम भी निकाल लिया जब आप कोई खास फोर्स अप्लाई करते हो, और आपने दूसरा काम भी कर लिया, ये निकालने के बाद आपने इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वर्ड्स में भी लिख दिया कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। इसका क्वेश्चन अक्सर ऐसे भी आ जाता है कि स्टेट सिंपली स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो उस केस में आपने ये वाली स्टेटमेंट यूज करनी है और ये वाला अकॉर्डिंगली फॉर्मूला जो है ना वो लिखना है। अगर वो डेरिवेशन का कह रहा है तो फिर तो पूरी चीज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो सिंपली क्वेश्चन का सिर्फ वो डेफिनेशन मांग रहा है या सिर्फ डेफिनेशन से लिंक्ड है तो डेफिनेशन विद द फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारे पास सिंपली क्या है, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जब एक बहुत लार्ज फोर्स व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई है इसी लेक्चर के अंदर, तो उनका जो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का वो इम्पल्स कहलाता है। मैंने सिंपली इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिखा।
पहला काम तो मेरा कंप्लीट हो गया कि मैंने इम्पल्स को डिफाइन कर दिया। जब भी डेफिनेशन आए कोशिश कीजिएगा कि डेफिनेशन के साथ अगर उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला मेंशन कर दें। हमारे पास इम्पल्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स एफ से, और टाइम टी से। फोर्स और इम्पल्स चूंकि दोनों वेक्टर्स हैं तो एरोज आ गए उनके ऊपर। अब भी फोर्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा विच इज दिस वन, कि आपकी फोर्स जो है वो एम मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के बराबर है। मैंने सिंपली यहाँ पर पुट किया उसको और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अरेंज किया। एम वी एफ माइनस एम वी आई आ जाएगा। एम वी एफ आपको पता है फाइनल मोमेंटम है, एम वी आई आपके पास इनिशियल मोमेंटम है, और ये टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया ओवरऑल। तो एफ किसके इक्वल आ गया, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। सिंपली आप थोड़ा सा इसको अरेंज करो, डेल्टा टी को उस तरफ ले जाओ तो बच्चे एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी आ जाएगा आपके पास। एफ और टी का जो प्रोडक्ट है वो इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स जो है वो डेल्टा पी के बराबर है, यानी इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो ये इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखें जरा। इसमें सिंपली क्या है, वो कहता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि सीधा सीधा आपके पास है कि टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहता है। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन है, पहले का आंसर हो गया। पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर 2 वो कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताओ। बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम की अहमियत इस तरीके से आप बता सकते हो, सिंपली सीधा सीधा है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो, वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर इसका दूसरा डेफिनेशन भी मौजूद है कि व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द म्यूचुअली इंटरैक्टिंग फोर्सेस विद इन द सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड बट कंसिडर्ड टू बी आइसोलेटेड। ये बेसिकली इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विच इज एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द लॉ इज यूजफुल इवन थो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। अब इस सवाल का पहले मतलब समझते हैं। पहले उसने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई बताओ कि क्या है। फिर उसने साथ ही कह दिया कि उसकी आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताओ। एंड नंबर 3 उसने कह दिया है कि ये बताओ कि किस इस नॉर्मली कभी कभी ऐसे होता है कि सिस्टम आइसोलेटेड भी नहीं होता तो हम उस पर भी लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो पहले हमने उसको डिफाइन कर लिया, हमने बता दिया कि ये तभी एप्लीकेबल है जब सिस्टम्स आइसोलेटेड हों। फिर थर्ड पे मैंने ये कहा कि चूंकि ये आइडियल केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसे जरूरी भी नहीं है कि हर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे। आइडियल केसेस जनरली परफेक्ट केसेस हैं। तो इस तरह के केसेस जिसमें ऐसे ना हो तो फिर उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर बाहर वाली फोर्सेस बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू अंदर वाली फोर्सेस, तो हम ऐसे सिस्टम को भी आइसोलेटेड कह के लॉ अप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो वो हम उनको आइसोलेट कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज वाई हम उसको, इतनी वो कम होती हैं बाहर वाली फोर्सेस के, हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, दैट इज वाई ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलाइन। बच्चे इलास्टिक कोलाइंस ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, इक्वल रहती है। यानी आपने एक बॉल लिया, आपने किसी हार्ड फ्लोर के ऊपर, सख्त फर्श के ऊपर, मतलब लाइक जो मार्बल फ्लोर है ना उसके ऊपर फेंका। आपने देखा कि जिस हाइट से आपने उस बॉल को फेंका था ना वो उसी हाइट पर वापस आ गया फेंकने के बाद, ठीक है, उसी हाइट पर आ गया। तो आप कहोगे कि ऐसा जो कोलेजन है ना वो इलास्टिक कोलेजन है, क्योंकि उसमें इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रही है, कंजर्व रही है, एक जैसी रही है, सिमिलर रही है। कंजर्व का मीनिंग है सेम रहना, इक्वल रहना। एंड इन इलास्टिक कोलेजन ऐसे हैं जिनमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं होती, एक जैसी नहीं रहती, उनको हम इन इलास्टिक कोलेजन कहते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया सिंपली। आपने कह दिया कि एक केस में एक तरह का कोलेजन, एक तरह का टकराव ऐसा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, एक तरह का टकराव ऐसा है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन, लेकिन यस अगर इस केस में सिर्फ यही सवाल आता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलाइन एंड इन इलास्टिक कोलाइन, तो बच्चे फिर वी एक्सपेक्ट कि आप कम से कम इसको ऐड अप करें, इसमें बताएं, इसमें इक्वेशंस लिखने का कि एक केस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और दूसरे केस में दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। फिर उसके अलावा ये बता दें कि दोनों केसेस में मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहते हैं, चाहे कोलेजन इलास्टिक हो या फिर इन इलास्टिक हो। यानी उस केस में अगर सिंपली यही क्वेश्चन आता है तो आपको ऐड अप करना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव्स इन ईच केस। बाउंसिंग बॉल जो टकरा के वापस आ सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। आप उसने कहा कि सपोज हम ना एक हार्ड बॉल को ले रहे हैं और उसको हमने मार्बल फ्लोर पे जो है वो
फेंका, इट रीबाउंड्स और टकरा के वापस आएगा बिल्कुल उसी हाइट पर जिस हाइट पर हमने उसको, मतलब जिस हाइट से हमने उसको गिराया। तो इसका मतलब है उसने बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज की है। तो हम कहते हैं कि तकरीबन तकरीबन ये जो कोलिजन है ना, ये इलास्टिक कोलिजन है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि आपके पास इलास्टिक कोलिजन्स जो हैं वो आइडियल केसेस होते हैं। आइडियल केसेस से मुराद कि उनमें बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती, जबकि ओरिजिनली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बच्चे कुछ ना कुछ साउंड जनरेट होता है, साउंड एनर्जी में कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कुछ फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉसेस में चली जाती है। तो जरूरी नहीं है कि एनर्जी कंजर्व रहे, वो आइडियल केसेस में होता है। उसके अलावा जब कई हार्ड बॉल को आप रेत के ऊपर ड्रॉप करते हो, किसी रेत वाले फर्श पे, कोई ऐसा फर्श जो सख्त ना हो, हमारे पास जो कंपैरेटिवली रेत पे अगर आप फेंकोगे तो आप देखोगे कि बॉल ना उस हाइट पर जिससे आपने फेंका ना वो उधर वापस नहीं आ सकती आफ्टर द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे कोलिजन है, ठीक है। इट वाज नॉट एबल टू अटेन द सेम हाइट, देन देयर इज लॉस ऑफ, जाहिर सी बात है कुछ काइनेटिक एनर्जी अब जाया हो गई है, कन्वर्ट हो गई है किसी दूसरी फॉर्म में। एक चीज याद रखिएगा, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, हमेशा कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसमें उसने कहा है कि पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जीज एंड सम एनर्जीज यूज्ड इन डिफॉर्मेशन। सो डिफॉर्मेशन यानी उसका शेप चेंज है कुछ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। लास्ट वाला उसका क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो क्या है कि गिव सम प्लॉजिबल रीजंस, प्लॉजिबल्स यानी सॉलिड रीजंस बतानी है, अच्छी रीजंस बतानी है, फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसने कहा बताओ जरा क्यों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ एनर्जी साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हीट क्योंकि फ्रिक्शन है ना, तो पुत्र फ्रिक्शन की वजह से हमेशा एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस जो होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है मैक्सिमम। तो जाहिर सी बात है, एक तो एयर फ्रिक्शन है बॉल और एयर के दरमियान, ठीक है। दूसरा फ्लोर और बॉल के दरमियान कुछ फ्रिक्शन है, साउंड एंड हीट एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो गई, और कुछ आपका जो बॉल है वो पॉसिबल है कि वो हिट करने के बाद, टकराने के बाद ना थोड़ा सा डीफॉर्म हो जाए, उसकी शेप थोड़ी सी खराब हो जाए, तो उस केस में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली। जैसे आप सीधे चल रहे हो ना, एक सिम्त में हॉरिजॉन्टल कह लो आप चल रहे हो, तो आप एक डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो सीधे बिल्कुल, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हो। लेकिन एक ऐसा मोशन जिसमें आप दो डायरेक्शंस में, दो सिमतों में एक साथ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑल्सो इसके इस तरह का जो मोशन है, उसमें जो मोशन है वो अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी उसमें बेसिकली एक ही इम्पैक्ट नॉर्मली ज्यादा प्रोमिनेंट है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे आप बॉल थ्रो करते हो, एक पर्सन दूसरे को कैच करवाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि बॉल आगे भी बढ़ी है और बॉल ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक है। पहले हाफ में तो आपने जब नीचे, आपने बॉल जब थ्रो किया है, तो आपने जिस हाइट से थ्रो किया वो हाइट से ऊपर जा रही है बॉल, ठीक है। और दूसरा वो क्योंकि इस ये मोशन है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, यहां से स्टार्ट करें, ऊपर की तरफ भी जा रही है और आगे भी मूव कर रही है, ठीक है, फिर नीचे भी आ रही है और आगे, दो डायरेक्शंस में कवर कर रही है डिस्टेंस। तो इस तरह का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे एक प्लेयर फुटबॉल को किक करे, उसका जो फुटबॉल का मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे किसी भी मिसाइल को अगर फायर किया जाता है उसके लॉन्च पैड से, तो हम उस केस में देखते हैं उसका भी जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब वो कहता है डराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट को जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं कि वो टाइम जो किसी भी प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा हो। तो सिंपली क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ना हमारे पास किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो थ्रो किया गया है और जहां तक वो जा रहा है, जहां पर उसका मोशन खत्म हो रहा है, वहां तक जो उसको टाइम लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जहां से उसने स्टार्ट किया उसको प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन कहेंगे, और जहां पे उसने हिट किया ग्राउंड को उसको हम कहेंगे द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, या लैंडिंग पॉइंट भी नॉर्मली उसको कहते हैं। तो हमारे पास उस टाइम को जो वो ले रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। चूंकि आप देखो कि
सिंपली ना, यहाँ पर आप जहां से, अगर आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल बॉल थ्रो किया, आपका बॉल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया लेकिन वापस वो उसी सेम लेवल पे आ गया, तो इस केस में हम वर्टिकल हाइट को ना एंड पर क्या लेंगे, ओवरऑल अगर हम देखें तो एज को 0 लेंगे, क्योंकि बॉडी उसी लेवल से गई है और उसी लेवल पर वापस आ गई है, क्योंकि उसने एज अ रिजल्ट एंड पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। अच्छा, सबसे पहली बात, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो या तो आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, या सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम्स का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बेसिकली वी आई कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि यहाँ पर काम कर रहा है क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हो, तो वी आई साइन थीटा उसका जो है ना वो वी आई वाई वाला कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सेकंड इक्वेशन लिख ली, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस सी टी, तो उस केस में हमें उस वी एफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज वाई हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को चूज करें। एस जो है वो 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई क्या है, वी आई साइन थीटा, टी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स, ये वेक्टर नहीं, ये स्केलर है, तो इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है। हाँ, 1/2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर ए टी स्केयर है, तो चूंकि आप वर्टिकली मूव कर रहे हो, बॉल आपका इनिशियली ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल कंडीशंस को हम देखते हैं। तो इनिशियली आपका जब बॉल ऊपर जा रहा है, तो बच्चे वो जमीन से दूर जा रहा है, और जब भी चीजें जमीन से दूर जाती हैं तो आप ए वाई को माइनस जी के बराबर लेते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगा और टी स्केयर एज इट इज रहेगा। थोड़ा सा अरेंज करोगे, ये इधर नेगेटिव है सारा फैक्टर, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई टी। तो टी टी से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, अरेंज करोगे तो टी टू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला बनेगा टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। दूसरी चीज उसने कही थी निकालने के लिए हमें रेंज, तो रेंज का सिंपली क्या है, इसी को यूज करते हैं, लेकिन पहले रेंज को डिफाइन कर लें। बच्चे, जब आपने एक बॉल को थ्रो किया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो जाहिर सी बात है आप किसी वर्ड आप किसी एक फासले पे तो खड़े हो ना, दोनों पर्सन, तो जो बॉल ने वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया ना आप दोनों के दरमियान, उसको हम कहते हैं रेंज। ये वाला डिस्टेंस, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस जो उसने कवर किया। तो हमारे पास सिंपली मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको रेंज कहते हैं। रेंज जो है वो हमारे पास जरा देखें, एस इज इक्वल टू, वंस अगेन आपको रेंज निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है आपको, तो सिंपली आप फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, आइदर आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आइदर थर्ड, लेकिन वीएफ के बारे में चूंकि वंस अगेन नॉलेज नहीं है, तो आप सेकंड इक्वेशन को यूज करोगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो एस को हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। वी आई हमारे पास, चूंकि इस बार हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहे हैं, तो हम वेलोसिटी का, चूंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो वेलोसिटी का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, वी आई एक्स लेंगे, टी एज इट इज, प्लस हाफ। और प्रोजेक्टाइल मोशन जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगी तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कि चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है बेसिकली। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, एयर रेजिस्टेंस हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, तो चूंकि फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर एफ एक्स 0 है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होनी चाहिए। ए एक्स को 0 पुट कर दो तो ओवरऑल आर किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई एक्स प्लस टी के। वी आई एक्स की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू ऊपर से ले लो, टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, ये आ जाएगा वी आई मल्टीप्लाइड बाई वी आई स्केयर आ गया, जी एज इट इज साइड पे कर लो, ओवरऑल बन गया टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन टू थीटा के बराबर होता है। एक लास्ट पोर्शन जो इस क्वेश्चन का रह गया वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज सेपरेटली भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब वो कहता है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये शो करो कि 45 डिग्रीज पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, रेंज कब मैक्सिमम है, जब साइन देखो, रेंज चेंज हो सकती है जब, क्योंकि वी आई और जी तो कांस्टेंट्स हैं ऑलमोस्ट, तो साइन, क्योंकि जी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वी आई आप चेंज कर सकते हो लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप उसको कांस्टेंट रखो तो आर पे कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा। साइन टू थीटा बहरहाल चेंज किया जा सकता है, और साइन टू थीटा की वैल्यूज -1 से +1 के दरमियान वेरी हो सकती है, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि किसी तरीके से हमने साइन टू थीटा को देखना है कि ये कब जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना। तो उसने कहा कि फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम द
फैक्टर साइन टू थीटा शुड हैव मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1। साइन टू थीटा 1 के इक्वल कब होगा? अब देखो, साइन टू थीटा को 1 के इक्वल रखो, साइन इस तरफ से जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो टू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 के। तो आ जाएगा टू थीटा साइन इनवर्स 1 90 डिग्रीज के बराबर होता है। थीटा इस तरफ रहने दो और टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। ओके, 13 क्वेश्चन क्या है? At what point or points in its path does a projectile, once again projectile motion perform करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो उसने कहा कि प्रोजेक्टाइल किस पॉइंट पर अपने रास्ते में उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और कब उसकी स्पीड मिनिमम होती है। तो बच्चे, जब आप उसको थ्रो करते हो ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने फेंका है, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जो आप जिसको कहते हो कि वो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उस पॉइंट पर और जिस पॉइंट पर आप के पास वो वापस आ जाता है यानी लैंड कर जाता है, तो लॉन्चिंग पॉइंट और हिटिंग पॉइंट यानी लैंडिंग पॉइंट पर उसकी स्पीड हमेशा मैक्सिमम रहती है, क्योंकि उसके दोनों कंपोनेंट्स नॉन जीरो होते हैं, कोई एक भी जीरो नहीं होता इस केस में। लेकिन जब आप देख रहे हो कि आपका बॉल ऊपर जा रहा है, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है ना, तो बच्चे मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो जीरो हो जाता है। दैट इज वाई आप कहते हो कि उस केस में स्पीड जो है वो मिनिमम हो जाती है, यानी एट मैक्सिमम हाइट स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम है। और इस बात को वो कहता है कि देर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। इस बात को आप जस्टिफाई करने के लिए ना, जब डायग्राम देखोगे ना जिसमें कंपोनेंट्स वाइज वेलोसिटी की प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्रॉ की हुई है, तो आप देखोगे हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ वो वीएक्स को ड्रॉ करता है, वी जो वाई है उसको वो खत्म कर देता है वहां पर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अब जो एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बेसिकली हमारे पास ना एक एमसीक्यू है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी? बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे होते हैं जो अनपावर्ड और अनगाइडेड हो। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है रास्ता किसी भी जो चीज का है। तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी यानी एक ऐसा पाथ जो किसी अनगाइडेड और अनपावर्ड मिसाइल का है। तो बेसिकली पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे केसेस में एक में पावर्ड है, एक में गाइडेड है, दूसरे में पावर्ड और गाइडेड है। तो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं वो अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं, और ट्रेजेक्टरी से मुराद है पाथ। तो सिंपली पहला ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन? उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता। मैंने ये बताया कोलिजन्स को पढ़ाते हुए कि इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है। इवन टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ऑल्सो टोटल एनर्जी के साथ साथ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन्स में कंजर्व रहती है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो कि मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता, वो करेक्ट है बिल्कुल। थर्ड पे देखते हैं, द बॉडीज कम टू रेस्ट। जरूरी नहीं है कि बॉडीज रेस्ट पे आ जाए। और लास्ट वन क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और किसी भी और चीज का कंपैरिजन होगा, तो वी विल ऑलवेज चूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसकी वायलेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। फिल वक्त के लिए जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली काफी इंपॉर्टेंट है, और लंबे हैं काफी, लेकिन आप इसको डिवाइड करके लर्न कर लीजिएगा जैसे आपको इजी लगता है। बट एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्सरसाइज फिजिक्स के केस में। लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपरली प्रेजेंटेड है। अगर आपको कुछ ऐड करना हो या कुछ बात करनी हो इस एक्सप्लेनेशन पे या किसी भी और चीज पे, वे ऑफ प्रेजेंटिंग पे, तो आप बात कर सकते हैं, इवन कॉन्सेप्ट्स पे भी। तो फिल वक्त आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। प्लीज काइंडली इसको फोकस से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा, ताकि रिवीजन एक प्रॉपर मीनिंग्स में आपकी हो जाए। आई होप कि आपको जो है वो यूजफुल लगेगा। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।